हेलो, दिस इरफान अशरफ और आज हमारा टॉपिक रहेगा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ये। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाली हुई है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं जो भी राइट अप होगा किसी भी लेक्चर से रिलेटेड। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आप किसको पहले बोलेंगे? समझने की बात यह है, नॉन रिन्यूएबल वर्ड क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल कोई ऐसी चीज़ जिसको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। एनीथिंग दैट यू कैन नॉट प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन, दैट्स नॉन रिन्यूएबल। एनीथिंग दैट यू कैन नॉट रिन्यू आफ्टर यूजेज, आफ्टर कंजप्शन, तो उसको आप बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं, इसमें दो चीज़ें आती हैं नॉर्मली। एक आता है इसमें फॉसिल फ्यूल, ठीक, और दूसरा आता है इसमें न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये दो हेडिंग्स, और इसमें आएंगे फॉसिल फ्यूल्स में कोल, इसमें आएगा पेट्रोलियम, इसमें आएगा नेचुरल गैस, ठीक है जी। और उसके बाद एक और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब कोल के बारे में आपको पता होगा कि कोल कैसे बनता है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर इट्स फॉर्मेशन, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि इंसान की जो लाइफ स्पैन है, इंसान का जो जिंदा रहने का जो पीरियड है, तो ये उससे कहीं गुना ज़्यादा है। इस वजह से हम बोलते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल है। अच्छा, बनता कैसे है ये? फ्रॉम बीरीड वेजिटेशन, यानी प्लांट्स से, एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये तो आपको पता ही है। और उसके बाद इस कोल की 4 फॉर्म्स हैं। इस पे क्वेश्चन बनता है। एंथ्रासाइट पहली फॉर्म है, और इसमें कार्बन कंटेंट जो है वो 98% है। 98%, यानी जितनी भी फॉर्म्स हैं उन सारी फॉर्म्स में से सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है, सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन या परसेंटेज जो है कार्बन की, वो एंथ्रासाइट में है, ठीक है। और इसको हम हार्डेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। एंथ्रासाइट को हम हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल भी बोलते हैं। तो ये पहला पॉइंट ऑफ याद रखें कि कार्बन प्रोपोर्शन, कार्बन परसेंटेज कितनी है, और ये नेचर क्या है इसका, हार्डेस्ट फॉर्म है। एंड आफ्टर दैट इट्स लिग्नाइट। और लिग्नाइट में 60 to 70% कार्बन होता है, ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम ब्राउन कोल भी बोलते हैं। देन थर्ड फॉर्म इज, या थर्ड टाइप इज बिटुमिनस कोल, एंड द proportion ऑफ कार्बन इन बिटुमिनस कोल इज 60 to 80%. दिस ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक कोल और होम कोल। ब्लैक कोल और होम कोल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आता पीट, और पीट का जो प्रपोर्शन ऑफ कार्बन है दैट इज लेस देन 60%। कार्बन की परसेंटेज या प्रपोर्शन जो है इसमें वो लेस देन 60% है, ठीक। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि आपको ऑप्शंस में दिया जाएगा, जैसे कौन सी ऐसी फॉर्म है कोल की जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की परसेंटेज है, या कौन सी ऐसी फॉर्म है कोल की जो होम कोल कहलाती है, या ब्राउन कोल कहलाती है, या ब्लैक कोल कहलाती है। तो ये चीज़ें ऐसे ही दिमाग में आपको रिटेन करनी ही करनी है, ठीक है जी। अच्छा, इस पे एक और तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। बताइए, दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा कोल की प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है? तो रिमेंबर इट्स चाइना, ठीक है। अब अगर हमारी कंट्री लेवल पे आती है कि इंडिया में कौन सा स्टेट है जो इसको प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा, तो इट इज़ झारखंड। समझ रहे हो आप बात? तो ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद आप कोल की एक इस चीज़ पे भी मे बी क्वेश्चन कैन अराइज। कोल की आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, ये पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट वैसे आपने, इसको हम पायरोलिसिस भी बोलते हैं। पायरोलिसिस, ठीक है, पायरोलिसिस, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी हम इसको कहते हैं। तो यहाँ से आपका कोक बनता है, कोक। और कोक की क्या खासियत है? इसमें 98% कार्बन होता है। अब किसी भी चीज़ को आपने एज फ्यूल इस्तेमाल करना है, जो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, तो उनका वो फ्यूल एफिशिएंसी या उनकी वो वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन ही डिसाइड करता है। इसलिए आप यहाँ पर ये इनरिचमेंट ऑफ कार्बन करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, और होता है क्या है, ये सिंपल सी प्रोसेस है। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ये। कोई भी सब्सटेंस आप ले लो, उसको इन एब्सेंस ऑफ एनएरोबिक कंडीशंस, यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हीट करो, ठीक। तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड रहती है, और अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाएगा
कोल की बात कर रहा हूं मैं, वो कन्वर्ट हो जाएगा कोक में। तो 98% इसमें कार्बन प्रपोर्शन होता है। तो इसको आप पायरोलिसिस भी बोलेंगे। पायरो का मतलब ही होता है हीट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी हीट की वजह से आप किसी चीज की डिकम्पोजिशन करते हैं, उसकी कंपोजिशन ऑफ चेंज करते हैं। तो यह आ गया। तो बनता क्या है पायरोलिसिस के बाद, यहां पे कोल बनेगा और यहां पे कोल गैस भी बनेगा। ठीक है, तो कल आपने देखा था उसमें बायोगैस पढ़ा था आपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में। आज आपको पढ़ना पड़ेगा ये नेचुरल गैस। इसके अलावा कोल गैस से रिलेटेड भी मे बी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, इसकी क्या कंपोजिशन है। तो याद रखिएगा इट इज CH4 यानी मीथेन। दूसरी चीज इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, और एक और चीज इसमें हाइड्रोजन होता है। ठीक है, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये तीन चीजों का मिक्सचर होता है एंड इट गिव्स राइज टू कोल गैस। बनता कैसे कोल गैस? बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और पायरोलिसिस ऑफ कोल। समझ गए? तो ये चीज। एक और बात, इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स में एक और फ्यूल है हमारा पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम का अगर आप वर्ड के हिसाब से देखेंगे ना, पेट्रो का मतलब होता है रॉक, पेट्रो मीन्स रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। यानी एक ऐसा ऑयल है जो रॉक्स में ट्रैप्ड है, और ये फैक्ट भी है। मोस्टली एनिमल डिपॉजिट्स व्हेन दे रिमेन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स बेरीड। ठीक है, तो वहां से ये पेट्रोलियम ओरिजिनेट होता है। अब चूंकि ये एकेडमिक क्लास नहीं है, मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता देता कि कैसे प्रोड्यूस होता है ये, वो बात गई, वो उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो यहां पर आप इतना ही समझ लीजिए, एनिमल डिपॉजिट्स मोस्टली इसके सोर्सेज होते हैं पेट्रोलियम के, और वो ये ऑयल जो है ये रॉक्स में मोस्टली ट्रैप्ड होता है, वहीं से इसको निकाला जाता है। और इसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो हम डोमेस्टिकली यूज करते हैं दैट्स LPG, राइट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, इस पे क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है कि इसका बताइए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है पेट्रोलियम का। तो इट्स ब्यूटेन, रिमेंबर इट, इट्स ब्यूटेन। दो प्रोपेन इज ऑल्सो प्रेजेंट बट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज ब्यूटेन। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, जो LPG हमारे घरों में इस्तेमाल होता है ना, वो जब लीकेज होती है फिर हम उसको एक स्मेल, खास स्मेल से डिटेक्ट करते हैं। व्हाट इज दैट स्मेल कॉल्ड एज, या स्मेल इज नॉट कॉल्ड एज, वो स्मेल किस चीज़ की बनी हुई होती है। ठीक है, उसमें कौन सा कंपाउंड हम डालते हैं LPG में, तो दैट्स रिमेंबर वह है इथाइल मरकैप्टैन, इथाइल मरकैप्टैन। तो अगर आपको विजिबिलिटी में कोई दुश्वारी पेश आ रही होगी ना, तो सीधे उस लिंक पे जाइएगा, वहाँ से आप इसका राइट अप जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं इसलिए। तो हो गया ये पेट्रोलियम का। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए दुनिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम कौन है, कौन सी कंट्री है। ठीक है, जब पेट्रोलियम की बात आती है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो हमारे जहन में अरब कंट्रीज पड़ जाती है, बट ऐसा नहीं है। USA इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ओके, एंड उसके बाद इंडिया में कौन सा स्टेट है जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करता है? इट्स राजस्थान। ओके, तो ये चीजें याद रखिएगा। तो देन यू हैव नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से रिलेटेड ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, ये तीन ही फॉसिल फ्यूल्स हैं, एक कोल है, एक पेट्रोलियम है, एक नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस से क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी कंपोजिशन पे, क्योंकि उसमें भी आपने देखा था बायोगैस में, रिन्यूएबल सोर्स में, वहां पर भी मीथेन मैन कॉन्स्टिट्यूएंट था, यहां पर भी मीथेन मैन कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन मीथेन की प्रोपोर्शन यहां पर क्या है? 95%। ठीक है, और मीथेन से रिलेटेड एक और बात भी याद रखना, मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्श गैस। CH4 इसकी केमिकल फॉर्मूला है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज मार्श गैस। ये मार्शी एरियाज में ज्यादातर पाया जाता है, स्वैम्पी एरियाज में ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, और इसको भी एज हम फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। सो 95% मीथेन होता है आपके नेचुरल गैस में। अच्छा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इसमें वर्ल्ड में? अगेन USA। ठीक है, और उसके बाद इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस कौन सा स्टेट है? दैट्स असम। ओके, तो ये वाली चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि वो एकेडमिक्स में ज़्यादा अच्छी लगती है। एकेडमिक क्लासेस में आप मैकेनिज्म पे स्ट्रेस करोगे या फुल लेंथ नोट पे स्ट्रेस करोगे, दैट्स ऑफ नो यूज टू हियर। यहाँ पर आपके ये 2 मार्क्स मैटर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आएगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है पेट्रोलियम का, आपको पता है तो 2 मार्क्स, नहीं पता है तो रह गए। तो ऐसे कर लीजिए। एंड देन देयर इज न्यूक्लियर एनर्जी, दिस ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स।
न्यूक्लियर एनर्जी नॉर्मली वो एनर्जी होती है जो न्यूक्लियर ऑफ एटम्स में स्टोर्ड हो, इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम्स. You might have read these things in your secondary classes कि an atom के पास दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूक्लियस होता है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है. ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एटम का, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो जो न्यूक्लियर ऑफ एटम्स में एनर्जी स्टोर्ड रहती है, दैट्स कॉल्ड ए न्यूक्लियर एनर्जी. और ये हर एटम पे एप्लीकेबल नहीं है, ये उन एटम्स पे एप्लीकेबल है विच आर रेडियो एक्टिव. रेडियो एक्टिव मीन्स वो रेडिएशंस रिलीज करने में एक्टिव हैं. ठीक है, वो एक्टिव हैं, वो रिकॉग्नाइज होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं इन द रिलीज ऑफ सर्टन रेडिएशंस. और रेडिएशंस आर एनर्जी ऑफ कोर्स. ठीक है ना, कौन सी रेडिएशंस? अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस. तो वो सारी चीजें, जैसे आपके पास यूरेनियम है, आपके पास रेडियम है, दीज आर ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. और ये इनके न्यूक्लियर जो है काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, काफ़ी एक्टिव होते हैं, और एक्टिव होने के सबब ये एनर्जी रिलीज कर सकते हैं. उस एनर्जी को हम हार्नेस कर सकते हैं किन टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. और न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीकों से हम हासिल कर सकते हैं, बाय मीन्स ऑफ फिशन, बाय मीन्स ऑफ फ्यूजन. ठीक है, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. यहां पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आपको न्यूक्लियर रिएक्टर दिया जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इट्स न्यूक्लियर फिशन. ठीक है, वहां पर न्यूक्लियर जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, एंड इन द स्प्लिटिंग प्रोसेस एनर्जी रिलीज हो जाती है. उस एनर्जी को हार्नेस किया जाता है एंड कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है, उस न्यूक्लियर एनर्जी से फिर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. अच्छा, देन यू हैव एटम बॉम्ब, वो भी इसी न्यूक्लियर फिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है. ठीक है, याद रखिएगा ये. उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन आता है. न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रिंसिपल है ये सिंपल है कि स्मॉलर न्यूक्लियर जो होते हैं ना वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज हो जाती है. उस एनर्जी को हम ट्रैप कर सकते हैं एज न्यूक्लियर एनर्जी, फिर उसको हार्नेस कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी. मोस्ट ऑफ आवर नीड्स आर मेट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ये वर्क करता है किस पे? न्यूक्लियर फ्यूजन पे. और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारी जमीन पे है, ठीक है ना, हमारी अर्थ पे है, वी नो दैट सन, सोलर एनर्जी. वो सन जो है बिलियंस ऑफ ईयर्स से एनर्जी को प्रोड्यूस करता आया है, और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता रहेगा. ठीक है ना, उसके पीछे भी कारण जो है, रीजन जो है, दैट्स न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है, तो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट्स रिलीज्ड बाय सन and that has been releasing by sun from billions of years and will continue for billions of years more. The source is nuclear fusion. ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे. फिशन न्यूक्लियर रिएक्टर, फ्यूजन ये फिशन अगेन एटम बॉम्ब, फ्यूजन हाइड्रोजन बॉम्ब, फ्यूजन सन. ठीक है यहां तक. अब इस पे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड लेवल पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कौन सी कंट्री है? राइट, अगेन यूएसए. ठीक है जी. एक और चीज़ यहाँ पर जहन में रखिएगा, फ्रांस जो है, फ्रांस से रिलेटेड भी इनको कंफ्यूज करने के लिए कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फ्रांस में जो न्यूक्लियर एनर्जी से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. 70% जो वहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, वो वहाँ पर मीट आउट होती है बाय यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फ्रांस में, उनकी कंट्री लेवल पे. लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जो प्रोडक्शन होती है न्यूक्लियर एनर्जी की, इट्स यूएसए. ठीक है, सो होप आपका ये जो आउटलाइन है, यहाँ पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपने समझ लिए होंगे. तो साइंस है, इसमें एक ही चीज़ मैटर करती है, आप कितना रिटेन कर सकते हो. ठीक है, सो बार बार रिपीट करिए इसे. ठीक है, रिपीट करिए. फिर ये बात अलग है ज़िंदगी में कहीं काम आएगा या नहीं आएगा, तो दैट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन. फिलहाल जो आपका ये टारगेट है, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, तो इसको ऐसे ही क्वालिफाई किया जा सकता है. थैंक यू वेरी मच. कीप वॉचिंग.